नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आज बात करते हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में, तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं, अगर इसकी जो मीनिंग की अगर हम बात करें, अर्थ की बात करें, तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि जो नागरिक हैं उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। अगर होता है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि अगर इस प्रकार से व्यक्तियों को पूरी तरह की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो समाज में हो सकता है कि अव्यवस्था कायम हो जाए, या फिर हम यूँ कहें कि दोस्तों की मतस्य न्याय की स्थिति बन जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि समुद्र में जो बड़ी मछली हैं वो दोस्तों छोटी मछली को अपना शिकार बनाती है। इसलिए हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहीं न कहीं लोगों की स्वतंत्रताओं पर किसी न किसी प्रकार की सीमाएं आरोपित की हैं, और किस प्रकार की व्यक्ति को कहाँ तक कितने प्रकार की स्वतंत्रता उसका हक होगा, उसका मौलिक अधिकार होगा, इस प्रकार के प्रावधान भारतीय संविधान निर्माताओं ने दोस्तों हमारे एक संविधान के रूप में हमारे समक्ष रखे हैं दोस्तों। तो उनके सामने आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की। तो देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में अगर देखा जाए तो मूल संविधान में दोस्तों भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। परंतु दोस्तों वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में केवल और केवल 6 प्रकार की ही स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दोस्तों प्राप्त हैं। देखिए दोस्तों, क्या हुआ था भारतीय संविधान में, जो दोस्तों लोगों को संपत्ति के अर्जन और धारण व उसके व्यय करने की जो स्वतंत्रता थी दोस्तों, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 एक की, या फिर हम कहें अनुच्छेद 19 एक का, तो देखिए दोस्तों इसके तहत जो भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हैं वो स्वतंत्रता है दोस्तों विचार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस वाक या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत दोस्तों लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की जो नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं, वो देखो इस प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता भी दोस्तों अनुच्छेद 19 एक के तहत, विज्ञापन की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 एक के तहत, उसी प्रकार दोस्तों जैसे चलचित्र प्रकाशित करने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, और उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने की स्वतंत्रता, फोन टैप के विरुद्ध अधिकार, इस प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों वो अनुच्छेद 19 एक के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इनमें से एक और है दोस्तों जिसे कहते हैं सूचना प्राप्त करने का अधिकार, या फिर हम कहें कि हम किसी भी सरकारी कार्यालय से या सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना भारतीय नागरिकों के द्वारा मांगी जा सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ सूचना के अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम अगर हम सूचना के अधिकार की बात करें तो इस प्रकार का जो प्रावधान था वो सर्वप्रथम किया गया था दोस्तों स्वीडन जो देश है उसमें किया गया था 1766 ईस्वी में। या फिर हम यूँ कहें कि सूचना के जो अधिकार जो नागरिकों को प्रदान किया वो सर्वप्रथम प्रदान किया था दोस्तों स्वीडन देश ने, और वहाँ पर 1766 ईस्वी में इस प्रकार का प्रावधान लागू किया गया था। परंतु अगर हम भारत देश की अगर बात करते हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया, और उसके तहत भारतीय नागरिकों को किसी भी सरकारी कार्यालय से सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार मिला दोस्तों उसे लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को।
अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत में अगर प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की अगर बात करते हैं तो भारत के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बने थे दोस्तों वो बने थे वजाहत हबीबुल्ला खान। और अगर राजस्थान के प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में आपसे पूछा जाए, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बने थे दोस्तों MD कौरानी। आगे देखिए दोस्तों हम चलते हैं अनुच्छेद 19(1)(b। तो अनुच्छेद 19(1)(b) की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शांतिपूर्ण सम्मेलन बिना शस्त्र, यानी कि भारतीय नागरिकों को सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु वो स्वतंत्रता पे कुछ प्रकार किसी न किसी प्रकार की सीमा आरोपित भारत के संविधान के द्वारा की गई है। अगर कोई व्यक्ति बिना अस्त्र शस्त्रों के सम्मेलन कर सकता है दोस्तों, इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो है 19(1)(b) के तहत। उसके बाद दोस्तों देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 19(1)(c) की। तो इसके तहत देखो भारतीय जो नागरिक है वो किसी भी प्रकार का अपने हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का संघ या संगठन बना सकता है, किसी प्रकार की सहकारी समितियों की स्थापना कर सकता है। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं सहकारी समितियों की, तो इस प्रकार का जो प्रावधान था वो भारतीय संविधान में 97वें संविधान संशोधन 2012 के तहत जोड़ा गया था। आगे देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं 19(1)(d) की, तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रावधान है दोस्तों कि कोई भी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में अबाध रूप से विचरण कर सकता है, भ्रमण कर सकता है। परंतु देखो कुछ अपवाद इसमें हैं दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें छावनी यहाँ पर जहाँ पर कि जो हमारी जो सेना है उनके जो स्थान हैं उन पर अगर कहीं किसी स्थान पर मार्शल लॉ लागू है उस स्थान पर, या फिर कहीं अगर हम बात करते हैं धारा 144 अगर लागू की गई है तो उन स्थानों पर अबाध रूप से विचरण करने की जो स्वतंत्रता है उन्हें कहीं ना कहीं प्रतिबंधित किया गया है। परंतु दोस्तों अनुच्छेद 19(d) की अगर हम बात करते हैं तो भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से विचरण कर सकता है, अबाध रूप से भ्रमण कर सकता है। उसी प्रकार अगर देखें दोस्तों तो 19(1)(e) के तहत अगर हम बात करते हैं तो भारत का कोई भी नागरिक भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास कर सकता है, स्थायी निवास बना करके भी रह सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1)(e) के तहत भारतीय संविधान में की गई है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 19(1)(g) की, तो अनुच्छेद 19(1)(g) में दोस्तों नागरिकों को अपनी आजीविका कमाने का या फिर हम कहें किसी प्रकार का व्यापार करने का, किसी प्रकार का कारोबार करने की जो स्वतंत्रता है वो नागरिकों को प्रदान की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं आगे जो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 20 की। तो अनुच्छेद 20 में लिखा है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए कहीं न कहीं हमारा जो संविधान है दोस्तों वो अपराधियों के लिए भी कहीं न कहीं उनके मौलिक अधिकारों की भी कहीं न कहीं सुरक्षा उनको प्रदान करता है। जैसे हमारे यहाँ का जो मूल मंत्र इस प्रकार का रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान की जो मूल भावना जो रही है वो इस प्रकार की रही है कि भारत देश के अंतर्गत 100 अपराधी छूट जाएं, परंतु अगर हम बात करें किसी भी एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की मूल भावना हमारे संविधान निर्माताओं की भी रही। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 20 में वो ये है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को अगर हम बात करें तो तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने किसी भी विधि का, किसी प्रकार की विधि का उस समय अपराध करते समय किसी प्रकार विधि या कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 20(1) में लिखा है। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी ठहराने के संबंध में प्रावधान, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने किसी अपराध करते समय किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20(2) की। तो अगर दोस्तों अनुच्छेद 20(2) की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को एक बार
यानी कि एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जा सकती है ऐसा। और दूसरी बात यह है दोस्तों, जिस प्रकृति का और जिस परिस्थिति में जिस प्रकार का अपराध किया गया है दोस्तों, उसी प्रकार की सज़ा का प्रावधान उस व्यक्ति के लिए किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपराध किस समय किया है उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ही उसे अपराध जो अपराध की सज़ा है वही दी जाएगी दोस्तों। तो अगर हम कहें कि एक व्यक्ति ने जिस प्रकार का अपराध किया है, यानी एक अपराध किया है, तो उसे एक बार ही सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से सज़ा दी जाए। तो इस प्रकार का प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 20(2) में। अनुच्छेद 20(3) की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें प्रावधान है व्यक्तियों को अपने, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है, यानी जिसे अपराधी ठहराया गया है दोस्तों, तो उसे अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की जो शब्दावली है वो है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अनुच्छेद 20(3) में लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में कि व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 21, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है हमारे लिए, उसकी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार यहाँ से भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका जो आधार है वो इसको एक व्यापकतम अर्थों में यहाँ पर परिभाषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों, अगर हम बात करें मेनका गांधी वाद 1978 में जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है उसको व्यापकतम अर्थों में परिभाषित किया है। देखिए दोस्तों, क्या है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि हम कहें जीवन जीने का अधिकार। प्राण की स्वतंत्रता से मतलब दोस्तों ये है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने से, यानी कि व्यक्ति का जो जीवन जीने का अधिकार है, यानी जीवन जीने की जो अधिकार उसे प्राप्त है वो ये है कि दोस्तों व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं दैहिक स्वतंत्रता की, अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, अवैध रूप से किसी भी व्यक्ति को पुलिस निगरानी, पुलिस हिरासत या फिर हम कहें कारावास में नहीं रखा जा सकता। उससे भी भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। देखिए दोस्तों, आगे अनुच्छेद 21 में जो वाद दायर हुआ 1978 में मेनका गांधी वाद, तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो बातें हैं उन बातों को बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ अधिकार हैं उनको समाहित कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें विदेश भ्रमण का अधिकार भी, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, निजता का अधिकार दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एकांत निवास का अधिकार, पर्यावरण की शुद्धता का अधिकार, शुद्ध पेयजल व हवा का अधिकार, और आगे हम बात करते हैं अगर दोस्तों हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस प्रकार के जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 21 के तहत, अगर हम बात करें 60 से अधिक अधिकारों की, तो वो अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जिनमें से कुछ ये थे कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, जैसे बात करें हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शुद्ध पेयजल और शुद्ध वायु का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार। इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो अधिकार है दोस्तों वो अनुच्छेद 21 में ही समाहित हैं। और इस अनुच्छेद 21 में ही दोस्तों हमने भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में खंड क जोड़ा, और खंड क के तहत दोस्तों शिक्षा का अधिकार लागू किया, यानी कि जो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसके तहत हम लेकर आए RT एक्ट 2009, जिसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। इसी प्रकार का जो प्रावधान था वो भी राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान सरकार RT एक्ट 2009 के तहत ही RTE एक्ट 2011 लेकर आई, और जिसे लागू किया गया दोस्तों 1 अप्रैल 2011 को। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 22 की। तो इसमें लिखा है दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रावधान इस प्रकार से हैं कि
कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है तो वो व्यक्ति चाहे तो गिरफ्तारी का कारण जान सकता है और उसे अपनी इच्छानुसार वकील से परामर्श लेने का भी अधिकार होता है। इस प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 22(1) के तहत किया गया है। 22(2) में इस प्रकार का प्रावधान है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है, अपराधी ठहरा करके उसे हिरासत में लिया गया है, तो उसे सशरीर प्रत्यक्ष से 24 घंटे के अंतर्गत नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार की शब्दावली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) में उल्लेखित है दोस्तों। 22(3) की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इस प्रकार की शब्दावली लिखी हुई है कि जो विदेशी शत्रु यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अगर कोई मामला है, विदेशी शत्रु या फिर निवारक निरोध कानूनों के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और वो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उस पर अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के जो प्रावधान है दोस्तों लागू नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि विदेशी शत्रु या निवारक निरोध कानूनों के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अधिकतम उसे 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। यह दूसरी बात है दोस्तों कि 44वें संविधान संशोधन के तहत जो निवारक निरोध कानूनों के तहत जो अवधि 3 महीने की थी उसे घटा करके 2 महीने कर दिया गया है, परंतु उसे अभी लागू नहीं किया गया है। तो इस प्रकार की शब्दावली अनुच्छेद 22(3) के अंतर्गत लिखी हुई है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं 22(4) की, तो 22(4) में स्पष्ट रूप से लिखा है दोस्तों कि निवारक निरोध कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है तो वहाँ गिरफ्तार करने का उद्देश्य उस व्यक्ति को दंड देना नहीं है दोस्तों। इसके पीछे जो मेन या मूल भावना ये है कि संभावित अपराध को रोकने से हैं। अगर हम कहें कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानूनों के तहत अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पीछे मूल भावना उसे दंड देने की नहीं होती है, उसके पीछे मूल भावना है संभावित अपराध को रोकने की। तो इस प्रकार की बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) में उल्लेखित हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 तक भिन्न भिन्न प्रकार के जो अनुच्छेद थे उनके बारे में चर्चा की। आगे देखिए दोस्तों, अगर हम अगला जो वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अगर हम बात करें स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, इनके संबंध में अगले वीडियो में आपके सामने चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।